प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भूराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज हावड़ रोड। फिजिक्स की कंटेंट की श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बीएससी पार्ट थर्ड। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं रिलेटिविटी, और रिलेटिविटी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट और उसके पश्चात लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए विद्यार्थियों कि अपन माइकलसन मोर्ले के प्रयोग के बारे में पढ़ा कि माइकलसन मोर्ले प्रयोग आपेक्षिकता या रिलेटिविटी का आरंभिक बिंदु था। ईथर में पृथ्वी की गति को मापने के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसमें दो प्रकाश संकेतों को एक साथ पृथ्वी की गति की दिशा में तथा दूसरे को गति की विपरीत दिशा में किसी प्रेक्षक के साथ भेजा जाता है और समान दूरी से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने आरंभिक बिंदु पर लौटने के समय को ज्ञात किया जाता है। तो एक संकेत जो पृथ्वी की गति की दिशा में भेजा गया और दूसरा जो में लगा समय पृथ्वी की गति की दिशा में गति की विपरीत दिशा में किसी प्रेक्षक तक पहुँचने में लगे समय से अधिक होता है, तो इसी समय अंतराल को माइकलसन मोर्ले ने ज्ञात किया। यानी एक प्रकाश संकेत को पृथ्वी गति की दिशा में किसी प्रेक्षक तक पहुँचने में लगा समय प्रेक्षक को पृथ्वी गति की दिशा में लगे समय के मान से अधिक होता है, उस समय अंतराल को उन्होंने मापने की कोशिश की। तो देखिए इसमें जो एक्सपेरिमेंट होता है जो अपने जिक्र कर चुके हैं माइकलसन व्यतिक्रम का होता है, और माइकलसन व्यतिक्रम भी आप पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है, एक प्रकाश स्रोत होता है, एक अन्य प्रकाश स्रोत जो सोडियम प्रकाश होता है। इसमें M1 तथा M2 दो दर्पण होते हैं जिसके आगे की सतह रचित होती है। इसमें प्लेट P होती है जो आंशिक रूप से रचित होती है, C अपनी प्रतिकारी प्लेट होती है। तो इसमें क्या होता है, जब प्रकाश संकेत स्रोत से प्लेट P प्राप्त होता है तो उसका आधा भाग परावर्तित होकर के दर्पण M1 की ओर जाता है, शेष पारगमित होकर के M2 की ओर जाता है। दर्पण M1 और M2 एक दूसरे के बिल्कुल लंबवत होते हैं। M2 से और M1 से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें बिंदु P पर मिलती हैं और वहाँ उनका अध्यारोपण होता है और उससे अपन को आयाम के विभाजन द्वारा दो कला संबंध स्रोत प्राप्त होते हैं। इन प्रकाश तरंगों के बीच में अध्यारोपण से हमें व्यतिकरण भुंजा मिलती है, जिसको अपन नेत्रिका से देख सकते हैं। इसमें जो इस M1 होता है बहुत सूक्ष्म पेच अंतराल, जिसका अंतराल 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। तो धीरे धीरे अपन घुमाते हैं तो फ्रिंजें क्या होती है, अंदर या बाहर निकलती प्रतीत होती है। इसके उपयोगों में अपन प्रयोगशाला में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा ज्ञात करते हैं और सोडियम प्रकाश D1 D2 जो लाइनें होती है उनका अंतर भी ज्ञात किया जाता है। अब उसके अनुसार अपने यहाँ दो समय निकाले, एक तो T1 और दूसरा T2, और T2 माइनस जो अपने अंतर निकाला इनको, जो T2 माइनस T1 आया था वो क्या आया था, LV² लैम्ब्डा। और जब पूरा उपकरण को 90 डिग्री से घुमाया था तो 2LV² लैम्ब्डा। तो फ्रिंज विस्थापन कितना आया था, 0.37, यानी फ्रिंज पड़ेगा 1/3 आया। तो जो सैद्धांतिक मान है वो प्रायोगिक मान से मेल नहीं खाता है, प्रायोगिक मान क्या आते हैं, कम आता है, 1/3 आता है। इसलिए ये ऋणात्मक परिणाम प्राप्त हुए। इसको समझाने के लिए और उन्होंने कोशिश की कि पृथ्वी अपने साथ ईथर का आकर्षण करती है, कि पृथ्वी ईथर के माध्यम में गति करती है, इसलिए पृथ्वी अपनी गति की दिशा में क्या होती है, ईथर का आकर्षण करती है। जो पास का प्रकाश है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो दूर का प्रकाश है उसकी एक निश्चित गति होती है जिसके तारे के विपरीत विचलित होता है। तो उसका अध्ययन, उसमें ये दिक्कत आती है। फिर उन्होंने कहा कि भाई दूरी का अपने आप फिट्स ग्रेट लॉरेंट्ज संकुचन से क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है, जबकि लंबा दिशा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन उससे भी अपन द्वितीय अपवर्तन होना चाहिए, लेकिन वो द्वितीय अपवर्तन को इन्होंने नहीं समझ पाए। फिर कहा कि भाई प्रकाश के स्रोत का प्रकाश की गति का प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव पड़े तो उसे समझा जा सकता है, लेकिन ये तरंग सिद्धांत के विरुद्ध था। इसलिए इस ऋणात्मक नामक कोई काल्पनिक माध्यम में पृथ्वी गति नहीं करती है और इस प्रभाव को छोड़ दिया गया। इसके आगे अपन जो आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत प्रारंभ हुआ जिसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया, उसमें ये कहा गया कि भौतिक विज्ञान के सभी नियम सभी जड़त्व निर्देश क्रमों में समान रूप से होते हैं, और प्रकाश का वेग को होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। प्रकाश के स्रोत की गति, उसकी दिशा, संचरण आदि के ऊपर निर्भर, संचरण की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। तो ये लॉरेंट्ज रूपांतरण इन दोनों का पालन करता है, आइंस्टाइन के मूल अभिक्रियाओं का। तो इसको अपन देखिए, अपन ये निकालते हैं कि पहले तो अपन जानते हैं कि गैलीलियन रूपांतरण क्या होता है। गैलीलियन रूपांतरण में यह होता है कि दो निर्देश तंत्र होते हैं जिसमें S' निर्देश तंत्र S के सापेक्ष उभयनिष्ठ एक्स की दिशा में v वेग से गतिशील होता है। तो
किसी बिंदु पर उनके जो निर्देशांकों में जो संबंध होता है एस और एस डैश फ्रेम के, एस डैश फ्रेम में निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है एस डैश में, और एस फ्रेम में निर्देशांक क्या है एक्स वाई जेड है। तो एक्स डैश बराबर क्या होगा एक्स माइनस बी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, ये संबंध होता है। ये अपना गैलीलियन रूपांतरण होता है। इसी को आगे चल करके लॉरेंस ने देखिए उसमें कुछ संशोधन करके ये नियम निकाले। तो होता क्या है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मर कि दो निर्देश क्रमों में कण की स्थिति व समय निर्देशांकों के बीच में संबंध व्यक्त करने वाले समीकरणों को क्या कहते हैं लॉरेंस समीकरण कहते हैं। यानी दो निर्देश फ्रेम है उसमें कण की स्थिति और समय के निर्देशांकों के बीच में एक संबंध होगा, उसको अपन लॉरेंस समीकरण कहते हैं। इसमें एस व एस दो निर्देश तंत्र है, एस डैश तंत्र एस के सापेक्ष उपनिष्ठ एक्सिस में गति करता है। तो अपन कहेंगे यहाँ प्रकाश स्रोत है, यहाँ और यहाँ एक ही जैसे प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित करता है वो पी बिंदु पर पहुंचता है, और यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है वो पी बिंदु पर। तो इस प्रकाश की इस पी की स्थिति यहाँ तो आर है, यहाँ आर डैश। मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टी समय लगता है और यहाँ से यहाँ तक जाने में टी डैश समय लगता है। तो देखिए टी बराबर क्या होगा ओपी बटा सी, ओपी बराबर क्या होगा अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा सी। इसको स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। और टी डैश बराबर क्या होगा ओपी डैश बटा सी बराबर अंडरूट एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी। एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल क्या होगा सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। तो इसमें तो आया टी डैश और इसमें समय कितना लगा टी। देखिए एक डिस्टेंस को पार करने में सी अपना प्रकाश का वेग है। गैलीलियन रूपांतरण अपन जानते हैं एक्स डैश बराबर एक्स माइनस टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड और टी डैश बराबर टी माने, और ये वैल्यू इसमें रखें। देखिए तो एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। अब देखिए आप इसमें इसको अपन खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर है। तो अपन देखेंगे कि इसमें इन दोनों पदों में ये देखेंगे ये अतिरिक्त पद आया टू एक्स माइनस वी टी और वी स्क्वायर। इसको अपन इसलिए कहते हैं कि भाई इसमें ऐसा कुछ संशोधन करें कि ये नहीं आवे पद, इसलिए उन्होंने एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड बराबर जेड डैश बराबर और टी डैश बराबर टी प्लस के एक्स रखा। थोड़ी देर के लिए तो टी डैश की जगह अपने ये मान रख लिया। अब इसको अपन खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू एक्स टू के एक्स टी प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको खोलिए तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू के एक्स टी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये है। अब अपन कहेंगे कि भाई एक्स टी के जो गुणांक है उनकी तुलना करते हैं यहाँ से, तो क्या होगा माइनस टू एक्स वी टी टू के सी स्क्वायर एक्स टी के गुणांक है ये, तो टू माइनस टू वी टू से टू भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वी बराबर के इंटू सी स्क्वायर, के बराबर माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर है। इस के की वैल्यू अपन क्या रखेंगे इससे लेकर के स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर इस 5 में रखेंगे। यहाँ में रखा तो टी की जगह टी माइनस टी जैसे टी बराबर माइनस वी बटा सी स्क्वायर इसमें एक्स हो गया। अब ये के की वैल्यू अपन क्या रखेंगे इसमें रखेंगे 5। तो देखिए एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर ये खुला हुआ ही है, तो टी की जगह रखेंगे टी माइनस वी एक्स बाई सी का होल स्क्वायर, इसको खुला हुआ है। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या होगा सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू के की जगह माइनस वी बटा सी स्क्वायर ये रख दिया प्लस सी स्क्वायर और के की जगह अपने ये रख दिया। ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स टी वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू के टू एक्स वी टी प्लस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ सी स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाला इधर लाए तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा वन माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सी स्क्वायर टी स्क्वायर लेंगे तो वन माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर के साथ अतिरिक्त गुणांक क्या है वन माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। तो इस गुणांकों को अपन विलुप्त करना चाहेंगे। कैसे विलुप्त करेंगे इसको कि ये भी यदि अपन एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी तो रखे था, इसके नीचे यदि अपन अंडरूट वन माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर रखें इसका स्क्वायर हो जाए तो ये पता नहीं अपने आप विलुप्त हो जाएगा। और टी डैश की क्या था टी माइनस वी एक्स बटा सी स्क्वायर था, इसके साथ क्या करेंगे अपन अंडरूट में ये रखेंगे और ये स्क्वायर होगा ये हट जाएगा। तो ये वैल्यू अपन रखेंगे तो ये समीकरण में ये वैल्यू यदि रखेंगे तो ये प्राप्त होगा, बिल्कुल सेम प्राप्त होगा। कब होगा जब एक्स डैश की वैल्यू ये होगी वाई डैश जेड डैश और टी डैश की वैल्यू। इसी को अपन क्या कहते हैं
लॉरेंस रूपांतरण समीकरण कहते हैं। अब ये तो एस फ्रेम में निर्देशांक में संबंधित एस फ्रेम में निकालना चाहे तो क्या होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स डैश प्लस वी टी अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, वाई डैश वाई बराबर वाई डैश, जेड बराबर जेड, टी बराबर टी प्लस वी एक्स बटा सी स्क्वायर अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर। 1 अपन अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर को अपन गामा लिखें एक्स, तो यहाँ क्या होगा, एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, और टी डैश बराबर गामा टी माइनस वी एक्स बटा सी स्क्वायर। जब v इज लेस देन सी तो v अपॉन सी इज लेस देन 1, तो लॉरेंस रूपांतरण समीकरण क्या होगा, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण बन जाएगा। यानी यदि अपन v लेस देन सी तो v बटा सी लेस देन 1 करें तो ये अपना क्या हो जाएगा, गामा 1 हो जाएगा। तो x ये आपका क्या हो जाएगा कि लॉरेंस रूपांतरण के जो समीकरण है वो ऐसे बन जाएंगे, इस टाइप के बन जाएंगे। तो ये अपना गैलीलियन रूपांतरण होता है। परीक्षा में आता है कि सिद्ध कीजिए यदि v लेस देन तो लॉरेंस रूपांतरण गैलीलियन रूपांतरण के तुल्य हो जाते हैं। इसको एक बार और समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं करना है, ओ तथा ओ डैश है, ये है एस एस फ्रेम, ये अपना एस प्लस फ्रेम है, ये एस एस फ्रेम एस के सापेक्ष v वेग से गति कर रहा है। यहाँ पी निर्देशांक है जो ओ के सापेक्ष में प्रेक्षक है वो एक्स वाई जेड टी देखता है, और ओ डैश वाले प्रेक्षक के सापेक्ष कितने हैं, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश है। यहाँ से प्रकाश स्रोत से प्रकाश स्रोत हुआ दोनों से एक ही समय पर, और वो पी बिंदु पर पहुंचता है। यहाँ वाला तो टी समय लगाता है, माना ये टी डैश लगाता है। तो इन्हीं दोनों निर्देशांकों के बीच में जो संबंध व्यक्त करने वाला समीकरण होगा वो लॉरेंस समीकरण होगा। तो अपन देखिए ये अपने समीकरण x बराबर v बटा सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा सी से ये निकाला, इससे अपना ये निकला। लॉरेंस रूपांतरण से इसमें मान रखा तो ये पद आए, इसको करने के लिए अपने कहा कि भाई टी में परिवर्तन करना चाहिए, तो ये लिखा। इसको अपने करने के बाद में लिखा कि भाई इसके साथ के की वैल्यू यह आएगी v बटा सी स्क्वायर, तो ये टी डैश वैल्यू ये होनी चाहिए, ये अपन रखते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर ये एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में आया, ये आया, तो इसका मतलब ये है कि इसके नीचे 1 अपन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर से इसको गुणा करें, इसकी वैल्यू रखें एक्स डैश और टी डैश की, तो अपना समीकरण ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, टी डैश बराबर टी माइनस वी एक्स बटा सी स्क्वायर, ये होगा। तो ये लॉरेंस रूपांतरण समीकरण क्या है। और जब v बटा सी लेस देन 1 तो उस कंडीशन में लॉरेंस रूपांतरण समीकरण किसमें बदल जाते हैं, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में बदल जाते हैं। धन्यवाद आपका।